तो बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये उपभोक्ता के व्यवहार को दर्शाता है। यहाँ पर उपभोक्ता की अगर बात करें, उपभोक्ता कहते हैं कस्टमर को। किसको कहते हैं? कस्टमर नहीं, कंजूमर को कहते हैं। कंजूमर, कंजूमर का मतलब वस्तुओं को उपभोग करने के लिए यूज करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कंजूमर कहलाता है, यानी कि उपभोक्ता कहलाता है। यानी कि वस्तुओं का जो उपभोग करेगा, किसी भी चीज़ का, वस्तु का, सेवा का जो उपभोग करेगा उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो किसी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए, उन्हें उपभोग करने के प्रति किसी व्यक्ति का क्या व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं आप? उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं, समझ गए आप। अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्रियों ने इसे चुनाव की समस्या कही है। अब ये ऐसा अर्थशास्त्रियों ने क्यों कहा है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं, इस चीज़ से आप सभी परिचित होंगे, ये शराब है, यानी कि ड्रिंक। अब एक व्यक्ति जो ड्रिंक करता है उसके लिए इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। और एक व्यक्ति जो ड्रिंक नहीं करता है वो क्या करेगा? इस चीज़ से नफरत करेगा। तो अब अगर शराब, आप ये शराब की बोतल है और इसे आप 200 रुपये में दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति तो बेटा इसको 10 रुपये में भी नहीं लेगा। ये क्या करेगा? इस वस्तु के प्रति अलग व्यवहार दिखाएगा। और ये व्यक्ति अगर आप इसे 500 की भी देंगे, जैसे लॉकडाउन में चल रहा होगा तो ये इसे 500 की भी ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी, हर व्यक्ति की वस्तु के प्रति उपभोग करने का अलग अलग व्यवहार होता है। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये माइंड मत कीजिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है आपका उपयोगिता। बेटा उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस वस्तु को उपभोग करके हमें कितना अच्छा लग रहा है, कितनी सेंस ऑफ हैप्पीनेस आ रही है, उसे कहते हैं आप उपभोगिता। अर्थात किसी वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उस वस्तु की क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। अब ये उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए, हर समय पर, हर जगह पर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अकेला बंदा है, ये वन पर्सन है, अकेला बंदा, ये नोएडा में रहता है, नोएडा में ये रहता है, तो मान लीजिए ये 1 BHK में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी फैमिली भी आ जाए और छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएं यहाँ पर, तो क्या होगा? इसे 2 BHK मकान की आवश्यकता होगी। यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है? थोड़ी सी अलग, उपयोगिता इसकी अलग है। दूसरा, और आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगिता चेंज होती रहती है। ठीक है, ये आप समझे। लिख रहा है, एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस उपयोगिता के आधार पर लगाता है जहां वह उससे प्राप्त करता है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। कि इस वस्तु को, हर मान लीजिए, अब हर वस्तु की उपयोगिता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। जैसे हमने अभी आपको शराब का एग्जाम्पल दिया था, शराबी के लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी और जो शराबी नहीं है उसके लिए उसकी उपयोगिता बहुत कम होगी, तो इसे उपयोगिता कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं हम। अब ये जो बेटा, इसके 2 अप्रोच होते हैं। उपयोगिता को समझने के लिए हम 2 अप्रोच फॉलो करते हैं। पहला अप्रोच है आपका गणनावाचक, यानी कि उपयोगिता को नंबरों में बांटें। ठीक है, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है क्योंकि इसके स्तर पर आवश्यकताओं को व्यक्त किया जाता है नंबरों में। ठीक है, उदाहरण के लिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें एक, हम मार्केट जाते हैं और हमने वहाँ पर, कई बार आप खुद ही देखते हैं ना, एक व्यक्ति है यहाँ पर, ये कुछ सामान बेच रहा है और इसने किसी वस्तु का रेट 100 रुपये बताया है और आपको क्या लगता है कि ये वस्तु 50 रुपये की भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस वस्तु की जो उपयोगिता है वो आपके लिए 50 रुपये के बराबर है, इसलिए आप उसे 100 रुपये की नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो गणनावाचक में क्या होता है कि वस्तु की उपयोगिता को नंबरों में बांट सकते हैं, नंबरों में माप सकते हैं, मापा जा सकता है। ठीक है, इसके आधार पर आप 2 टॉपिक होते हैं हमारे जो समझे जाएंगे यहाँ पर। हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। यहाँ पर समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा जहाँ मैं आपको अच्छा समझा सकूँ। चलिए, कुल का मतलब ये है, कुल उपयोगिता का मतलब है कि अगर एक बंदा केला खाने स्टार्ट करता है, ये बनानाज है, बनाना,
खाने स्टार्ट करता है, एक खाता है, उसे दो यूटिलिटी बोलते हैं उपयोगिता को, दो उपयोगिता मिलती है, ठीक है, दो यूटिलिटी मिलती है। अगर एक बनाना खाता है, दो बनाना खाता है, उसको 4 मिल जाती है, 3 बनाना खाता है उसको 5 मिल जाती है, और 4 बनाना खाता है उसको 7 मिल जाती है, या मान लो 6 मिल जाती है। तो ये अब जितनी बनाना उसने खाई उससे कुल उपयोगिता कितनी मिली है, 6, 5, 11 और 4, 15 तो 17, यानी कि 4 केला खाने पर उसे 17 यूटिलिटी की आवश्यकता उपयोगिता मिल जाती है। 4 बनाना खाने पर उसे 17 यूटिलिटी की सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर सीमांत, ये तो हो गया कुल उपयोगिता, यानी कि कुल उपयोगिता क्या होती है, एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग। एक वस्तु की जो जितनी मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं, उपयोगिताओं का जो योग है, ये कहलाएगा आपका 17 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिल गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें सीमांत उपयोगिता की, किसकी, सीमांत उपयोगिता की, तो हमने क्या दिखाया था कि एक केला खाते हैं तो 2 यूटिलिटी मिलती है, यानी 2 उपयोगिता मिल जाती है। 2 केला खाते हैं तो हमें 4 मिलती है, 3 केला खाते हैं तो हमें 5 मिलती है, और 4 केला खाते हैं तो बेटा हमें 6 मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन, ये कुल उपयोगिता है ना, इसमें कोई परिवर्तन आया 2 यूटिलिटी का, इसके बाद किसका आया 1 यूटिलिटी का, इसके बाद इसका आया 1 यूटिलिटी का, तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आ रहा है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू, यहाँ होता है टोटल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस के 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। साफ से लिख दूँ इसको, मार्जिनल यूटिलिटी का mu बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस के 1, ये एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम वस्तु का सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या होता है कि कितनी, किस यूटिलिटी का आपको वो निकालना है, मतलब उपयोगिता निकालनी है, ठीक है। दूसरा आपका अप्रोच होता है, इसमें 2 टॉपिक आपने पढ़ लिए। दूसरा आपका ये देखिए, यहाँ पर एक वस्तु से जो प्राप्त हो रही है, इसको समझाऊंगा मैं एग्जाम्पल को। एक वस्तु की कुछ इकाइयाँ दी हुई हैं और इकाइयों में क्या दिया हुआ है, कुल उपयोगिता दी हुई है, सीमांत उपयोगिता दी गई है। अब ये कैसे निकलती हैं, कुल उपयोगिता 1 से कितनी मिलती है 12 यूटिलिटी, 2 से कितनी मिलती है 18, 3 से कितना 22, 4 से कितना 24, 5 से 24 और 6 से 22। तो बेटा हमें यहाँ पर ये देखना है, टोटल यूटिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, और सीमांत उपयोगिता जो है यानी कुल उपयोगिता तो माइनस में नहीं आ सकती है, और सीमांत उपयोगिता आपकी कभी कभी माइनस में भी आ जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एग्जाम्पल में, इसमें क्या है देख लीजिए कि अगर आपने किसी चीज़ की एक यूटिलिटी कंज्यूम की है, यूटिलिटी का मतलब होता है कि उसकी जो उपयोगिता वो कंज्यूम की है, एक चीज़ अगर आपने कंज्यूम करने के बाद में आपको 12 उपयोगिता मिलती है, जब आपने उसी चीज़ की दूसरी यूटिलिटी कंज्यूम की तो आपको कितना मिलता है, 6 यूटिलिटी मिलती है, 18 मिलती हैं। तो अब मार्जिनल अगर निकालनी है आपको, सीमांत निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 18 से 12 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6। यानी कि जब आपने एडिशनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है एडिशनल, कि एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद में, एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग करने के बाद में आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है, ये आपको दिखाती है आपकी सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे ही आपने सेकंड यूटिलिटी कंज्यूम की तो आपकी कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी हो गई 18। अब लेकिन 12 तो पहली वाली इकाई से थी, अब दूसरी वाली से कितनी होगी 18। तो जो आपने एडिशनल यानी कि दूसरी यूनिट जो कंज्यूम की है ये वाली, उससे केवल कितना सेटिस्फैक्शन मिला है 6 यूनिट का, ठीक है। इस प्रकार से यहीं पर एक नियम ड्राइव होता है, बहुत अच्छा नियम है ये रहा। इस निष्कर्ष से क्या निकलता है, ह्रासमान उपयोगिता का नियम निकलता है, ह्रासमान उपयोगिता का नियम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, समझना भी बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। एक बात थी उस समय की कि जब ये अनिल भाई अंबानी हैं, हालांकि कल भी मैं समझाना चाह रहा था इसे, अनिल भाई अंबानी हैं, ये बात कर रहे हैं अपने एक वर्कर से। किससे बात कर रहे हैं, एक वर्कर से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मिस्टर ए, हमारे यहाँ जो ग्राहक आने वाले हैं,
अगर तुम उस ग्राहक से हमारा वो ले लेते हो, ऑर्डर ले लेते हो, तो मैं तुम्हें सीधा मैनेजर बना दूंगा। क्या बना दूंगा? मैनेजर। ठीक है। अब मिस्टर ए के लिए एक टेंशन वाली बात हो गई कि भाई उस बंदे को कैसे सेड्यूस करूं मैं, उसे कैसे अपनी बात मनवाऊं, कैसे उससे ऑर्डर लूं। तो अब इसका नसीब अच्छा था मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने क्या किया, इसको पता चल गया मिस्टर ए को कि ये बंदा किस चीज़ से खुश हो गया। भाई ये तो अंबानी जी तो कहे के चले गए कि हाँ तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है। तो अब इसने क्या किया, इसको पता चल गया कि ये जो मिस्टर बी आ रहा है, इनके यहाँ जो ग्राहक आ रहा है उसको पिज्ज़ा बहुत पसंद है। क्या पसंद है? पिज्ज़ा उसको बहुत पसंद है। अब इसने क्या किया, मिस्टर ए से मिस्टर अपने ग्राहक से हाय हेलो किया, और वो भूखा भी था ग्राहक, तो इसने क्या किया, उसको पिज्ज़ा ऑफर किया। अब भूखा था और पिज्ज़ा भी उसे बहुत पसंद है, ऑलरेडी व्यक्ति भूखा है और पिज्ज़ा मिल जाए तो उससे उस पिज्जे से कितनी सारी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि भाई ऑर्डर तो इन अंबानी परिवार को ही देना है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे पहले उसने जब पहला स्लाइस खाया तो बेटा उस बंदे की जो सेटिस्फैक्शन था कितना था, 12 यूनिट था। जब पहला टुकड़ा उसने खाया था पिज्जे का, तो पिज्जा का टुकड़ा खाने के बाद में उसको 12 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिल गया। फिर क्या किया, मिस्टर ए ने फिर से उनको क्या किया, फिर से ऑफर किया, अरे सर आपके लिए मंगाया है आप खाइए। तो जब उसने दूसरा टुकड़ा खाया तो फिर कुल उपयोगिता कितनी बढ़ के हो गई उसकी, 18 बढ़कर हो गई। यानी कि जब एडिशनल खाया, पहली वाली से तो 12 यूनिट मिली थी सेटिस्फैक्शन, और जब दूसरी खाया तो क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन घट के कितना हो गया, केवल 6 यूनिट हो गया। यहाँ देखिए आप, समझा क्या रहा हूँ, बस उस पर ध्यान देना है। कभी पिज्ज़ा के चक्कर में आप रह जाओ, पिज्ज़ा बाद में खा लेना, बस आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। जब फिर इसने क्या किया, अरे सर आपके लिए मंगाया, तीसरी यूनिट भी दे दी। जब तीसरी यूनिट खाई उसने तो उसको कुल 22 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला मिलाकर। अब इस वाली यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन मिला था कितना मिला था, 4। अब देख रहे हैं आप धीरे धीरे सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की घटती जा रही है। अब और उसने ज़बरदस्ती किया, उसने वो भी खा लिया तो उसको सेटिस्फैक्शन मिला केवल 2 यूनिट का। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसका पेट पूरा भर चुका था, लेकिन मिस्टर ए मूर्ख था, इसे ये नहीं पता था कि एक ह्रासमान उपयोगिता का नियम भी होता है जो व्यक्ति की संतुष्टि पावर को कम करता है। ज़्यादा खाने से आप किसी चीज़ से अवॉइड करने लगते हैं। इसने फिर से उसे ज़बरदस्ती देने की कोशिश की तो उन्होंने उसको नहीं लिया, पिज्ज़ा छोड़ दिया, अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो सेटिस्फैक्शन कितना हो रहा है उस समय, 0 हो रहा था। अब क्या हुआ, इसने थोड़ी सी और ज़बरदस्ती की तो बेटा जब छठा स्लाइस खवाया तो क्या हो गया, जो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन था वो ऑलरेडी क्या हो गया, कम हो गया। बढ़ने की जगह माइनस में बात पहुंच गई और ग्राहक ने उठाकर मिस्टर ए को एक तमाचा लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सेटिस्फैक्शन बिल्कुल माइनस हो गया, ठीक है। तो यही होता है आपका ह्रासमान उपयोगिता का नियम। यानी कि इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप, परिभाषा लिख सकते हैं, जब हम किसी वस्तु की इकाई का निरंतर उपभोग करते रहते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता निरंतर कम हो, सीमांत उपयोगिता निरंतर घटती चली जाती है, जिसे ह्रासमान उपयोगिता का नियम कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या है। अब दूसरा अप्रोच जो होता है हमारा, दूसरा अप्रोच होता है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक आपने पढ़ लिया, क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब क्या है मैं बताता हूं। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, मिस्टर ए एंड बी, ये सी के घर जाते हैं और वहां पर, और सी के घर जाते हैं और डी के घर जाते हैं। सी के घर भी इन्हें चाय ऑफर की गई है, डी के घर भी इन्हें चाय ऑफर की गई है। अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर आप किसी वस्तु को केवल रैंक दे सकते हैं, संख्याओं के रूप में परिमाण नहीं करेंगे, केवल उसे क्या कर सकते हैं, एक क्रम में बांट सकते हैं। क्रमवाचक का मतलब क्रम में बता सकते हैं कि ये क्या है। अब कैसे बोलेगा, अगर मिस्टर ए से पूछा जाए कि भाई इन दोनों में से कौन सी चाय अच्छी थी, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो नाप के बताएगा कि भाई 8 यूनिट इससे मिल गई, 20 यूनिट, ऐसे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो केवल ये कह सकता है कि मिस्टर सी के यहाँ जो चाय थी
वो मिस्टर डी के यहाँ से कुछ अच्छी थी, यानी कि या तो पहली रैंक सी को देगा या पहली रैंक वो डी को देगा, तो ये केवल रैंक दे सकता है। ठीक है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का मतलब होता है कि रैंक के अनुसार हम किसी वस्तु की उपयोगिता को दर्शाएं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक कर्व यहाँ पर स्टार्ट होता है। देखिए बताते हैं हम यहाँ पर, अधिमान वक्र, ये बहुत अच्छा टॉपिक है अधिमान वक्र का। अधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं को प्रतिनिधित्व करने वाले मंडलों को जिनको उपभोक्ता तटस्थ समझा जाता है, हम उन्हीं को जोड़ता है। इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ नॉर्मल सी भाषा में कि अब क्या है, यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन का एक नियम लागू होता है। किसका लागू होता है? प्रतिस्थापन का। कि एक व्यक्ति अगर वस्तुओं को खरीदता है, मानो कोई व्यक्ति है और वो बनाना और एप्पल खरीद रहा है, तो अब उसकी ये जो बातें हैं निर्भर करती हैं उसके बजट रेट पर। किस पर? ये उसका बजट रेट का मतलब है कि उसके पास पैसे कितने हैं, कितना पैसा उसके पास अलाउ करता है। तो अब इसके वो बहुत सारे संयोग दर बना सकता है, प्रतिस्थापित करके बहुत सारे संयोग स्थापित कर सकता है। मान लीजिए वो ज़्यादा बनाना खरीदे, कम एप्पल खरीदे, या दोनों बराबर खरीद ले, या केला कम कर दे एप्पल ज़्यादा कर दे, बहुत सारे ऐसे संयोग बना सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न संयोगों को दर्शाते हुए जो एक वक्र तैयार होता है, वक्र का मतलब है एक डायग्राम तैयार होता है, ऐसा डायग्राम, तो उसे बोलते हैं आप अधिमान वक्र। ठीक है, यहाँ पर नियम किसका लागू होता है बेटा? प्रतिस्थापन का नियम। देखिए मैं इसे पढ़ता हूँ। एक अधिमान वक्र पर सभी बिंदुएं ए बी सी डी यहाँ पे दिए हुए हैं उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल जैसे हम वो समझा रहे थे ना आपको, कल हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर एक किसान के पास इतनी सारी ज़मीन है, अगर उसे चावल चाहिए तो उसे यहाँ गेहूँ का त्याग करना पड़ेगा, अगर उसे और चावल चाहिए तो उसे और गेहूँ का त्याग करना पड़ेगा। यानी एक चीज़ को ग्रहण करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी से अकॉर्डिंग क्या होता है, उसी अधिमान वक्र पर आमों को त्याग करना पड़ता है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और वह उसी अधिमान वक्र पर रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहे, आमों की संख्या, मतलब मैंने आपको समझा दिया, वही चीज़ है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिमान वक्र की आकृति क्या होती है? अधिमान वक्र की आकृति के बारे में समझाया कि ये होगा कैसा। उल्लेखनीय है कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम लागू होता है। अधिमान वक्र का उद्गम के प्रति उत्तल का मतलब इस प्रकार बना देता है, यानी अगर एक वस्तु का जो है सेटिस्फैक्शन क्या होगा, वो उत्तल की तरफ होगा ऐसे। ठीक है, सॉरी उत्तल नहीं, ये तो अवतल हो गया। चलो नियम इसमें देख ही लेते हैं, बना हुआ होगा ये। हाँ नहीं, ये तो दूसरा है नियम, एक मिनट बस। यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया था इस प्रकार होगा, उत्तल के जैसा। ठीक है, यानी कि जो थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर आम और केला दो, उनका संयोग दिखाया है, आम और केला अलग अलग संयोग दिखाया है कि अगर वो 15 आम खरीदता है, क्या करता है, 15 आम खरीदता है तो उसे एक केला खरीदनी होती है। अब अगर वो आम कम करता है तो केला बढ़ जाती है, केला का मतलब खरीदना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा कि उसे अगर एक चीज़ अधिक करनी है तो दूसरी चीज़ का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये होता है ह्रासमान प्रतिस्थापन का नियम। ठीक है, अब अधिमान वक्रों के कुछ लक्षण विशेषता होती है। पहला लक्षण क्या है कि अधिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। एक अधिमान वक्र दाएं से बाएं यानी कि दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है। इसका अर्थ है कि एक्स वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता वाई वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करता है, वही जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये उसका पहला लक्षण हो गया। देखिए आप देख रहे हैं ना, दाएं से बाएं की तरफ वो कम होता चला जाता है कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर आपको आम का केला का उपभोग ज़्यादा करना है तो आम की वो जो होगी वो त्यागनी होगी।
ठीक है। उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। जितना ऊंचा वो बनाएंगे आप वक्र, उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको प्राप्त होगा। एक और टॉपिक है, देखिए बहुत अच्छा। दो अधिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। बेटा अधिमान वक्र का मतलब क्या है कि ये सेटिस्फैक्शन को दिखाते हैं। तो क्या कभी आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप जाकर चिल्ली पटेटो खाते हैं, चिल्ली पटेटो खाते हैं और घर में आकर आप दाल से रोटी खाते हैं, दाल से रोटी खाते हैं, तो क्या इन दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन समान होगा? बिल्कुल बराबर होगा। जो सेटिस्फैक्शन आपको बाहर मार्केट में चिल्ली पटेटो खाने से मिला है, वही सेटिस्फैक्शन क्या दाल रोटी से मिल जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए दो अधिमान वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखा है ये रहा। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बी और सी अधिमान पर स्थित हैं। संयोग बी और सी समान संतोष का स्तर प्रदान करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। ठीक है। उपभोक्ता का बजट, बजट का मतलब है कि भैया मेरी पॉकेट में कितना पैसा है। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा है ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए जिनकी लागत बाजार में दी गई है। उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग मिलीजुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि बंडल का मतलब है यहाँ संयोग से। संयोग का मतलब है कि मान लो हम अगर केला और आम खरीद रहे हैं बेटा, दोनों ही चीज़ मेरे को चाहिए, पैसे मेरे पास 10 रुपये, तो मैं यहाँ पर इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जिसमें कुछ केला आ जाए और कुछ आम आ जाए। ठीक है, ऐसा। तो उसे कहते हैं आप नया संयोग बनाना, उसके बंडल उन्हें ही कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, बजट सेट एवं बजट रेखा, यानी कि कीमतों को दर्शाता है कि बंदे के पास कितनी कीमत है और वो उन्हें कीमतों को देखते हुए वस्तुओं उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या उसके बराबर हो। तो इसे कहते हैं आप उपभोक्ता का बजट। ठीक है। किसे दर्शाते हैं इसको? एम से दर्शाते हैं। ठीक है, एम क्या है यहाँ पर? एम है उपभोक्ता का बजट। थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं इसको, यानी कि P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन और इक्वल एम। यहाँ पर एम क्या है? ये बेटा बजट है। बजट का मतलब बंदे के पास पैसा है। यहाँ पर P एक वस्तु है, यानी कि बनाना मान लेते हैं। X1 उसका मूल्य है प्लस आम और उसका मूल्य, अगर दोनों को जोड़कर क्या होगा, वो इस बजट से इसकी आय से कम होगा या इसके बराबर होगा। ये दर्शाता है आपका ये नियम। ठीक है, बजट सेट। चलिए आगे चलते हैं और समझ लेते हैं। ये देखिए अलग अलग संयोग बनाए हुए हैं इन्होंने। बजट सेट का मतलब क्या है? बहुत सारे संयोग बन सकते हैं कि किसी चीज़ को 0 खरीदें, 0 1 खरीदें, किसी चीज़ का उपयोग एक भी ना करें। बहुत सारे, किसी वस्तु के बहुत सारे संयोग बन सकते हैं। बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। जैसे अगर केला और आम वाली बात थी, केला और आम वाली बात थी, केला खरीदें आम ना खरीदें, केला की 1 यूनिट खरीदें आम की बिल्कुल ना खरीदें, केला की 2 यूनिट खरीदें आम की बिल्कुल ना खरीदें। कई बार क्या हो सकता है, केला बिल्कुल ना खरीदें आम खरीद लें, आम की 2 यूनिट केला की 1 यूनिट। कितने संयोग बना सकते हैं? बहुत सारे संयोग बना सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन सारे संयोगों का जो योग होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? ये जो हमारी रेखा है ये बजट रेखा है। क्या है? इससे बाहर नहीं जा सकता। ये जो क्षेत्र है ना, ये हमारे बजट का क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर की सबसे मुख्य हेडिंग की तरफ। बदलाव भी हो सकता है, बजट सेट में बदलाव भी हो सकता है। किस कारण से? अगर व्यक्ति की आय इतनी है और ये बजट रेखा है। बजट सेट में बदलाव क्या होगा बेटा? जब आपकी उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो ये बजट रेखा जो है हमारी आगे भी बढ़ सकती है। उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो बेटा ये पीछे भी हट सकती है। केवल किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। ठीक है,
समझ गए होंगे आप, वैसे तो होशियार हैं ही। अब है आपका बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है, मांग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मांग। मांग क्या होता है? मांग का मतलब है किसी वस्तु की एक समय पर, किसी वस्तु के एक प्राइस पर, एक समय पर मांगी जाने वाली मात्राओं की संख्या को मांग कहते हैं। ठीक है। पूर्व खंड में हमने उपभोक्ता की चयन समस्या को पढ़ा तथा वस्तुओं की कीमतों, उपभोक्ता की आय और उसके अधिमानों की दी हुई स्थिति को उपभोक्ता के इष्टतम मंडल की व्युत्पत्ति की। हमने देखा कि वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता इष्टतम रूप में करता है। मैं आपको वैसे समझा दूँ धीरे सी भाषा में कि मांग है क्या, और मांग से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मांग का नियम। ठीक है, थोड़ा सा पहले ये पढ़ लेते हैं और अच्छा समझ में आएगा। उपभोक्ता की कीमतों, उपभोक्ता की आय उसकी रुचि अधिमानों पर निर्भर करती है। मांग जो है किसी वस्तु की किस पर निर्भर करती है? उसकी कीमत पर, उसकी आय पर और उसकी रुचि पर अलग अलग। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको ड्रिंक उसका, शराब का। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों की रुचियों अधिमान को दिखाती है। छोड़िए, अब बस मांग का नियम पढ़ा देता हूँ मैं आपको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समझने में आसान रहेगा। ये हम यहाँ पर अब एक ग्राहक लेंगे, ये हम यहाँ पर एक सेठ जी ले लेते हैं जो बैठे हैं, ठीक है, और बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ग्राहक आता है इनके यहाँ दुकान पर, और वो इनसे कुछ सवाल करता है और इनसे पूछता है कि ये वस्तु कितने रुपए की है। अब आप बताइए, अगर ये वस्तु का रेट ज़्यादा बताते हैं, हाई रेट बताते हैं, तो बंदा क्या करेगा? उस वस्तु की जो संख्या जो होगी उसे कम कर देगा। अर्थात मांग का नियम कहता है कि जैसे जैसे वस्तु का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति उसकी मांग कम करना स्टार्ट कर देता है। आप समझते हैं, इस बात से एग्री करते हैं कि अगर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? उस वस्तु की मांग कम करेगा, उस वक्त उसकी कम संख्या खरीदेगा। और अगर प्राइस कम हो जाए तो उसकी ज़्यादा संख्या खरीदेगा। ऐसा ही है ना। अगर मान लीजिए एक कार है, वो वैसे उसका रेट 10 लाख है, अगर उसका रेट बढ़कर 20 लाख हो जाता है तो व्यक्ति उसे खरीदने से अवॉइड करेगा। जहाँ 2 खरीदने जा रहा होगा वहाँ 1 खरीदेगा। और अगर मान लो 10 लाख की चीज़ है, वो 5 लाख में मिल रही है, उसका प्राइस घट जाता है, तो व्यक्ति एक की जगह क्या करेगा? 2 चीज़ें खरीदना चाहेगा। तो यही आपका क्या कहता है? मांग का नियम। मांग का नियम क्या दिखाता है? वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में एक विपरीत संबंध दिखाता है, उसे कहते हैं मांग का नियम। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स फैक्टर वाली बात की है, ये फलन, उपभोक्ता की फलन की बात की है। ठीक है, ये होता है ऐसे दिखा रखा जो है, इसे आप फलन कहते हैं। देखिए इसमें दिया है नीचे, फलन की नहीं 2 परिवर्ती x और y के संबंध को दिखाता है। यानी कि ये जो y है वो किस पर निर्भर करता है? f(x) पर निर्भर करता है। मानी कि किसी वस्तु की जो मांग है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये दिखाता है आपका ये एक्स फैक्टर। ठीक है, यानी कि फलन जो है। ठीक है, अब आगे समझा देते हैं हम आपको। मांग का नियम आप समझ गए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। अब मांग जो होती है, मैं वैसे डिस्कस कर दूं, किसी वस्तु की जो डिमांड है वो ज़्यादातर निर्भर करती है उसके प्राइस पर। किस पर निर्भर करती है? प्राइस पर, व्यक्ति की आय पर, रुचि पर, ठीक है, समय पर। समझ रहे हो ना? सबको समझा देता हूँ एक एक करके। ठीक है, यानी कि सबको एक करके समझा दूँ मैं आपको। सबसे पहले किस पर निर्भर करेगी? उसके प्राइस पर। नंबर 2 निर्भर करेगी उपभोक्ता की आय पर, और निर्भर करती है व्यक्ति की रुचि पर। ठीक है, और निर्भर करती है समय पर। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु की मांग घटेगी, ये आप जानते हैं। अब कई बार क्या होता है कि वस्तु की, अगर किसी उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए, मांग का नियम दिखाता है केवल इसको। मांग का नियम जो निर्भर करता है
वो केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, प्राइस पर, और अन्य बातें समान हो जाती हैं। अन्य बातें समान हो जाती हैं यानी कि रुचि, समय, इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो किसके परिवर्तन होगा, उसके प्राइस में परिवर्तन होगा। तो जो मांग दिखाएगी उस वस्तु की उसे कहते हैं मांग का नियम। अब मान लीजिए अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए तो वो क्या करेगा, ज़्यादा चीज़ खरीदेगा। चाहे अगर प्राइस भी बढ़ रहा होगा किसी वस्तु का और व्यक्ति की इनकम बढ़ जाए तो वो तो और खरीदेगा ना, क्योंकि इनकम ज़्यादा है। यहाँ पर रुचि की बात है। अगर किसी की, मान लो वो शराबी है, उसे बॉटल पीना पसंद है, तो बॉटल का रेट कितना भी बढ़ जाए तो वो तो खरीदेगा ही ना, उसकी मात्रा कंज्यूम करेगा। समय की बात है, समय की बात करें तो आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है। किसका चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। अब यहाँ पर चाहे भले ही लॉकडाउन हो जाए, वस्तुओं के प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे जो बीड़ी होती है, मतलब जो स्मोकिंग होती है, उसका प्राइस बढ़ रहा है लगातार, लेकिन बंदे फिर भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे मांग के नियम को। ठीक है, कुछ मान्यताएं होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं का मतलब होता है कि जो थोड़ी घटिया टाइप की वस्तुएं होती है। सामान्य का मतलब थोड़ी सी अच्छी टाइप की वस्तुएं होती है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी कि यहाँ ये आय पर निर्भर करती है। किस पर, कीमत के भी संबंध है। जब अन्य वस्तुएं दी हों तो अन्य किसी वस्तु की मांग संबंध में अध्ययन के स्थान पर हम उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग उपभोक्ता की आय के संबंध में भी अध्ययन कर सकते हैं। ना कि प्राइस के संबंध में, बल्कि व्यक्ति की आय के संबंध में भी हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग घट भी सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, वस्तु की, किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी वस्तु को छोड़कर और दूसरी वस्तु खरीदना स्टार्ट कर दे। और कई बार क्या हो सकता है कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर वो और वस्तुओं को खरीदना ज़्यादा कर दे या फिर कम कर दे। तो इसी अकॉर्डिंग 2-3 तरह की वस्तु होती हैं, 4 तरह की, सामान्य वस्तुएं और निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य वस्तु कैसी होती हैं बेटा, कि जिन वस्तुओं की कीमत, देखिए यहाँ पर दिखाया है, ऊपर चलते हैं, वहाँ समझाया होगा, ये रहा यहाँ से। अधिकतर वस्तुएं जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब वस्तु की मात्रा में कमी आती है। तब उपभोक्ता की आय में कमी आती है। ठीक है, यानी कि जब वस्तु की मात्रा में भी कम खरीद रहा है और इनकम भी कम, इनकम कम होने पर क्या कर रहा है, कम खरीद रहा है, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, वो सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। और आगे एनसीईआरटी की बुक है, इसमें मैटर कम दिया होता है। ठीक है, ये रहा। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, अतः एक उपभोक्ता मांग की सामान्य वस्तुओं के लिए उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय, यानी कि आय बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेगा, और अगर आय कम हो जाएगी तो व्यक्ति सामान्य वस्तुओं को कम खरीदेगा। लेकिन निम्न स्तरीय वस्तुएं जो हैं वो अलग टाइप की होती हैं, यानी उपभोक्ता की जैसे ही आय बढ़ती है तो निम्न स्तरीय की मांग घट जाती है। जैसे आप कह लो जो चीपर टाइप का, बेकार टाइप का जो नाज होता है, तो जब व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो इन चीज़ों को अवॉइड कर देगा, इनकी डिमांड को कम कर देगा और इन्हें छोड़ देगा खरीदना। लेकिन अगर उसकी आय कम हो जाती है, वो बंदा क्या करेगा, वो थोड़ी सी लो टाइप की चीज़ों को खरीदना पसंद करेगा, उन्हें खाना पसंद करेगा। ठीक है, ऐसे ही। चलिए समझते हैं। और स्थापन और पूरक वस्तु, बेटा स्थापन और पूरक वस्तुओं को समझेंगे। स्थापन वस्तु किसे कहते हैं, स्थापन का मतलब है कि जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। यानी कि स्थापन का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है उन्हें स्थापन वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे चाय और कॉफ़ी। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, चाय का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाएगी, खरीदने लोग चाय को छोड़ देंगे, कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और पूरक का मतलब है कि जो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, जैसे कार और उसमें डलने वाला पेट्रोल। कार और पेट्रोल दोनों क्या एक दूसरे के पूरक है। कार के बिना पेट्रोल नहीं चलेगा, पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी। ठीक है, इन्हें कहते हैं पूरक।
तो इस प्रकार की वस्तुएं भी होती हैं। मांग वक्र में शिफ्ट भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हालांकि हम इस चैप्टर को अब, मांग दो प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत मांग होती है, एक बाजार मांग होती है। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति की देख रहे हैं कि भाई किसी दिए हुए एक गिवन प्राइस पर, किसी दिए हुए प्राइस पर एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करता है, ये हो गई किसी व्यक्ति से संबंधित। अब बाजार मांग का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु की एक कीमत पर, किसी वस्तु की एक कीमत पर एक समय में पूरे बाजार में कितनी मात्राएं खरीदी जाती है, सारे उपभोक्ता कितना खरीदते हैं, इसे कहते हैं आप बाजार मांग, ठीक है। या कई वस्तुओं की मांग हो रही होगी। और मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से आपके। मांग की लोच यानी किसी वस्तु की मांग की लोच क्या है, मांग की लोच का मतलब है कि किसी, यानी कि वस्तु के प्राइस में वृद्धि होने पर उसकी डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये तो थोड़ी ना भाई कि हाँ भाई प्राइस बढ़ गया, मात्रा घट गई, मात्रा घट गई, प्राइस बढ़ गया, ऐसे थोड़ी ना। कितना प्राइस बढ़ता है, कितना प्राइस घटता है, कितना परसेंटेज चेंज आता है, इसे दिखाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, मांग की लोच, ठीक है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम कहते हैं। तो ये कैसे दर्शाते हैं बेटा, फॉर्मूला इसका ये है बड़ा अच्छा सा। किसी वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। इसे कहते हैं आप मांग की लोच। और भी इसके कई फॉर्मूले होते हैं, मैं तो बनाता हूँ इसका फॉर्मूला, खुद से बना दूँ आपके लिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। यानी कि परसेंटेज, ये डेल्टा का साइन होता है जो चेंज दिखाता है, ठीक है। अब अगर आप देखें परसेंटेज चेंज निकालें तो वो होता है Q1 मैं वैसे इसका पूरा फार्मूला लिख दूं सीधा, आपको समझाने की ज़रूरत तो खैर ज़्यादा। फार्मूला होता है इसका Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 मल्टीप्लाई बाई P2 माइनस ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका P1 डिवाइड बाई P2 माइनस P1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फार्मूले को लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी से कराए जाएंगे। अब आगे समझते हैं। हालांकि अभी आपका चैप्टर गोज़ टू एंड है, ख़त्म होने वाला है, इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है। इसके प्रकार हो रहे हैं, अब मांग की लोच के प्रकार पढ़ लेते हैं बस। यस, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। पर दी कहाँ है, ये बुक भी भाई हद दी है। ये है आपका, अरे कहाँ दे दिया, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, अगर दिया होगा इसमें तो इससे समझा देंगे, वरना फिलहाल आपने चैप्टर 1 किया होगा, समझ में आया है आपको।
नहीं समझ में आया तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो आपको पढ़ाने के लिए ही बैठे हैं। कमेंट भी आप मेरे को कर सकते हैं इसमें, ओके। बुक हमारी ऐसी ही है। चलो इसमें चीज़ में नहीं दिया है इसमें चैप्टर में, फ़िलहाल आप इतना ही पढ़ेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ बाद में। थैंक यू सो मच।